यस सर। आज की क्लास में हम सी प्लस प्लस में देखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की जो क्लास है यह काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगी अगर आपने कंस्ट्रक्टर की क्लास अटेंड की है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ओवरलोडिंग का सीधा सीधा मीनिंग होता है किसी चीज़ से ज़्यादा काम कराना, उसको ज़्यादा लोड देना। फॉर एग्जाम्पल आपको कई वर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सुनने मिलेंगे, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, एंड्रॉयड। आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, इस तरीके के वर्ड सुनाई देंगे। तो जहां ओवरलोडिंग का मतलब है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वर्ड बोलूं तो इसका मतलब है कि एक कंस्ट्रक्टर से एक से अधिक काम कराना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलूं तो जैसे कोई ऑपरेटर होता है प्लस, प्लस ऑपरेटर का एक से अधिक काम कराना। अगर मैं बोलूं कि फंक्शन ओवरलोडिंग, तो कोई फंक्शन अगर है प्रिंट, तो प्रिंट फंक्शन का एक से अधिक काम कराना, यानी एक ही फंक्शन है और वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। एक ही ऑपरेटर है, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। एक ही मतलब कंस्ट्रक्टर है, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही ऑपरेटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे। तो हम क्लास में ऐसा कुछ कोड कर देते हैं कि यूजर को लगता है कि एक ही ऑपरेटर है, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, जबकि उसके लिए अलग अलग कोड किया होता है। तो कॉम्प्लेक्स कोड जो होता है उसको क्लास के अंदर छुपा देते हैं और यूजर को बहुत आसानी से कोई भी कोड को चलाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसको एक सिंगल ऑपरेटर ही यूज करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका सी में आपने देखा होगा कि हमको जब अगर प्रिंट करना होता था इंटीजर, तो उसके लिए हम परसेंट डी यूज करते थे। कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज करते थे। फ्लोट के लिए परसेंट एफ, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस। इस तरीके के अलग अलग डेलीमीटर्स यूज करते थे। इनको ओवरलोड किया सी प्लस प्लस ने और सिर्फ सी आउट लिखा। अगर आप इंटीजर प्रिंट कर रहे हो तो सी आउट, कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हो तो सी आउट, फ्लोट प्रिंट कर रहे हो तो सी आउट, आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो तो सी आउट। यानी परसेंट डी, परसेंट एस, परसेंट सी, इसका झंझट हमको नहीं हुआ। हमको लग रहा है कि एक ये वाला जो ऑपरेटर है, ये वाला, ये परसेंट सी का भी काम कर दे रहा है, परसेंट एस का भी काम कर दे रहा है, परसेंट डी का भी काम कर दे रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसको ओवरलोड किया गया है। क्लियर है? तो ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाता है। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि सी में जो प्लस ऑपरेटर होता है उसका काम होता है दो नंबर्स को ऐड करना। अगर मैं 4+6 दूंगा तो यहाँ पर वो 10 मुझे आउटपुट दे देगा। यहाँ पर ये सी की बात कर रहा हूँ, या प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो ऑपरेटर प्लस है वो सिर्फ एक ही काम करता है, दो नंबर को जोड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ऐसा लिखूं 12/2/2020 +2, तो इसका आउटपुट आए 14/2/2020। ये ऑपरेशन, ये एक्सप्रेशन सी में पॉसिबल नहीं है। प्लस ऑपरेटर डेट को ऐड नहीं कर सकता, प्लस ऑपरेटर के पास डेट को ऐड करने की सुविधा नहीं होती है। ये काम आप सी प्लस प्लस में करा सकते हैं, ये काम आप सी प्लस प्लस में करा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक ही ऑपरेटर है प्लस, वो दो नंबर को भी जोड़ रहा है, डेट को भी जोड़ रहा है। तो ऐसा भी जोड़ देता है वो, रोहन प्लस कुमार, इसका आउटपुट आएगा रोहन कुमार। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर जो है वो एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। पहले हम सिर्फ ये टास्क देखते थे, अब सी प्लस प्लस में हम प्लस ऑपरेटर से उस दो नंबर को जोड़ सकते हैं, दो डेट को जोड़ सकते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। इस तरीके की ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब जो जादू हो रहा है इसके पीछे लॉजिक है ओवरलोडिंग का। अभी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हो रही है इसके पीछे जादू है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग करने की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। जो ये जो परसेंट एस, परसेंट सी, परसेंट डी जो हमारे कोड से रिमूव हो गया है और उसकी जगह सिर्फ एक ऑपरेटर लगा है, इसके पीछे भी लॉजिक है
ओवरलोडिंग का। लेकिन यहाँ पर ये ऑपरेटर लगा हुआ है इसलिए इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग की गई है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। ये हम अभी डिस्क्रिप्शन जो भी दे रहे थे उसमें ओवरलोडिंग को हमने समझाया कि यहाँ पर प्लस ऑपरेटर कैसे ओवरलोडेड है, वो एक से अधिक काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोसीजर करने के लिए हमको ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। अब हम आते हैं, अब ओवरलोडिंग जो वर्ड है वो हम अच्छे से समझ गए हैं। अब हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी कि कंस्ट्रक्टर से एक से अधिक काम कराना। और लास्ट क्लास में इसको आपने देखा भी है, इसलिए आप काफी आसानी से इसको समझ जाएंगे। आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाते समय ये बताया गया था कि एक क्लास के अंदर अगर एक क्लास एबीसी है तो कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में रहता है। इसके पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसका नाम सेम क्लास के नाम के जैसा होगा, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और इसका यूज किया जाएगा वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 100, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं हम लोग x इंट x। और लास्ट क्लास में आपने ये भी पढ़ा था कि एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, यही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, यही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर होना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है वो दो काम कर रहा है। एक काम है कि x की वैल्यू 100 दी जा रही है, और दूसरा काम है x की वैल्यू 200 दी जा रही है। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डबल काम कर रहा है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। यानी कि अगर एक ही क्लास में एक ही नाम के दो या एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स उपलब्ध हैं तो ऐसी सिचुएशन को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। यानी कि कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन थी, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम क्लास नाम के जैसा होता है, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। उसमें एक प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है। यानी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउड है, एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर अलाउड है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ओवरलोडिंग तीनों की मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यहाँ पर कोड किया है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। सर वहाँ z इज इक्वल टू 200 आएगा क्या? नहीं, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया है, आप चाहिए तो इसको ऐसे कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए दिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। खैर इस तरीके से भी कर सकते हैं, z एक आर्ग्यूमेंट है जो इस तरीके से यूज हो रहा है। तो चलिए आइए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हम एक C++ का प्रोग्राम बना करके देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरलोड किया गया है। ठीक है, तो आइए एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। तो C++ की स्क्रीन आपको दिख रही होगी फुल स्क्रीन पर। हम यहाँ पर पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं और पुराना डेटा हम डिलीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, हमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक कोड बनाना है। तो इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा कोड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की है। एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर शेप नाम से। तो आपको पता है कि कई प्रकार के शेप्स होते हैं आपके पास, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इस तरीके के। आप शेप नाम का एक क्लास बनाया है जिसमें 2-3 शेप आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आप कौन सा शेप बना रहे हैं इसके लिए डिसाइड कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर से। तो मैं पब्लिक सेक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर इंट a, b, c और d 4 वेरिएबल मैंने बना दिए। एक कंस्ट्रक्टर बनाया शेप नाम से। ये कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइज करेगा स्क्वायर को। तो स्क्वायर को इनिशियलाइज करने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर बनाने के लिए हमको
एक ही लेंथ की जरूरत होती है। अगर किसी स्क्वायर की लेंथ मैं बोलूं कि 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई जो है, लेंथ और विड्थ जो है वो बराबर होती है। तो अगर मुझे शेप बनाना है स्क्वायर का, तो मुझे यहाँ पर इंट एक्स केवल एक ही आर्गुमेंट देना होगा। दूसरा मैंने बनाया शेप, यहाँ पर मैं लिखा इंट एक्स और इंट वाई। ये बनाएगा आपका रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन उसकी जो 4 भुजाएं होती हैं उसमें 2 आमने सामने की भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। अगला, अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूं या सर्कल बनाना चाहूं, तो मैं एक और शेप बनाऊंगा। इसमें रहेगा इंट एक्स और इंट, इसको फ्लोट करना पड़ेगा। चलो 2 ही बनाते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 शेप के लिए 2 कंस्ट्रक्टर बनाया है। क्लियर है? 2 कंस्ट्रक्टर बनाया, एक में एक आर्ग्यूमेंट दिया है और एक में 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो आपने पढ़ा था कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड है, बट उनके सिग्नेचर्स यानी कि ये उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसलिए ये अलाउड है। अब इस क्लास में अगर मैं यूज करता हूं, अगर मुझे स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का एरिया का स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है, इसको हम हटा भी सकते हैं, ज्यादा यूजफुल नहीं है, ज्यादा और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। अगर मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया इक्वल टू और x इंटू एक्स। एक्स में जो भी वैल्यू आएगी, अगर उसकी लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा? 5 इंटू 5 यानी कि 25। लेकिन अगर वो स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो इसका एरिया होगा x इंटू वाई। क्लियर है? तो सिंपल सी चीज हमने बनाई है, और ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है। किसी भी बुक में देखेंगे तो एरिया वाला ही एग्जांपल हमको दिखाता है, लेकिन हमने शेप नाम का क्लास बनाया है, इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम भी शेप रखा है। क्लियर? अब हम आते हैं वॉइड मेन पर। अब हम भूल जाते हैं कि ये क्लास का कोड हमें दिखाई दे रहा है, तो वॉइड मेन पर इसका कोड कैसे करेंगे और कैसे वो एक ही कंस्ट्रक्टर हमको लगेगा कि डबल काम कर रहा है, देखते हैं। वॉइड मेन, और इसमें मैं पहले क्लियर स्क्रीन और गेट ch लिख देता हूँ। अब अगर मैं एक शेप बनाता हूँ, मान लीजिए मैं 2 शेप बनाया, S कैपिटल है इसलिए मैंने वहां भी कैपिटल लिखा है, शेप S1 S2। तो ध्यान देंगे S1 और S2 मैंने 2 शेप बनाया है, तो ये जो शेप है, और एक और शेप बनाते हैं हम लोग S2। क्लियर है? तो निश्चित सी बात है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आपने लास्ट क्लास में देखा था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कि ये वाला? तो यहाँ पर ये जो नंबर है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ एक सिंगल नंबर दिया जाए तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
ठीक है, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अब हम नीचे कोड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाया शेप S1 और यहाँ पर मैंने दिया 5, मतलब पहला जो शेप है उसमें केवल एक ही नंबर दिया, यानी कि ये स्क्वायर होगा और इसका एरिया क्या होगा 25। दूसरा जो शेप बनाया इसमें मैंने दिया 5, कॉमा 6, यानी कि दूसरा जो शेप है S2, ये दो आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं कि इसमें दो लेंथ है, लेंथ और विड्थ। तो ये S2 जो है वो रेक्टेंगल है और S1 जो है वो स्क्वायर है। तो जैसे ही मैंने ये बनाया तो आप देखेंगे कि शेप नाम का एक ही क्लास से दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, दो कंस्ट्रक्टर से। पहला वाला जो S1 वाला ऑब्जेक्ट है वो स्क्वायर क्रिएट कर रहा है, स्क्वायर का एरिया निकाल रहा है, और ये एरिया निकाल रहा है किसका, रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर शेप नाम की जो क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो दो काम कर रहा है, स्क्वायर का भी एरिया निकाल रहा है और रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल रहा है। यूजर को तो लग रहा है कि एक ही क्लास दो काम कर रही है। शेप नाम की जो क्लास है वो रेक्टेंगल का भी काम कर रही है और स्क्वायर का भी काम कर रही है, हमको ऐसा लग रहा है। हमारे लिए तो ये वॉइड मेन जो बना रहा है उसके लिए तो बहुत इजी काम हो गया कि एक, नहीं तो उसको दो बार लेना पड़ता, एक बार स्क्वायर लेना पड़ता, फिर यहाँ पर दूसरी क्लास यूज करनी पड़ती रेक्टेंगल वाली। दो क्लास ना यूज करके उसने एक ही क्लास यूज की और डबल डबल काम हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर दो बार कोड जरूर किया गया है और लेकिन दोनों का नाम सेम है। तो ये डबल काम किया जरूर गया है लेकिन इसको छुपा दिया गया है क्लास के अंदर, और यूजर को कितना आसानी से लग रहा है कि वो इतने अच्छे से यहाँ पर एक ही का यूज करके सब काम कर ले रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जब आप यहाँ पर लिखते हैं सी आउट, कोई इंटीजर प्रिंट करते हैं, या सी आउट कोई कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, या सी आउट कोई फ्लोट प्रिंट करते हैं, ये तीनों प्रिंट करते हैं, तो आपको तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये अरे हमको ज्यादा %d वगैरह को सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑपरेटर लगाइए, चाहे वो फ्लोट है चाहे पर कैरेक्टर है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। क्लियर है? तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये कि हमको एक ही ऑपरेटर लगाना है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो कोड है एक्चुअल में लाइब्रेरी में वहां पर सी आउट में कोड किया गया होगा कि कब इसको डिटेक्ट करके %d बनाना है, %c बनाना है और %f बनाना है, वहां अंदर में कोड किया गया है और उसको छुपा दिया गया है। तो हमको बड़ा आसान लग रहा है ये। सेम वैसे ही यहाँ पर डबल कोड करके छुपा दिया गया है, यहाँ पर डबल मेहनत की गई है लेकिन उसको छुपा दिया गया है, और आपको यहाँ पे बड़ा आसान लग रहा है कि यहाँ पर ये डबल काम कर रहा है। तो यूजर को काफी अच्छा लगता है जब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कोड ऊपर छुप गया, %d %s ये सब चीज छुप गया और आप बहुत आसान तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए मैंने दो शेप नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसने दोनों का एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट किया है उसने रेक्टेंगल का 5 देने पर 25, सॉरी स्क्वायर का 5 देने पर 25 दिया, और रेक्टेंगल का मैंने 5 और 6 दिया इसलिए 30 दिया। क्लियर? तो इस सिचुएशन को ओवरलोडिंग कहा जाता है। ओवरलोडिंग करने से हमारा जो क्लास के अंदर का कोड है वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन यूजर को वो बहुत ज्यादा इजी लगता है और यूजर फ्रेंडली बन जाता है ये कोड। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और हम यहाँ पर दोनों की कोड कर रहे हैं, हम क्लास का भी कोड कर रहे हैं और मेन का भी कोड कर रहे हैं। लेकिन जब
रियल लाइफ पे इसकी वर्किंग होती है तो क्लास कोई और कोड करता है और मेन कोई और कोड करता है, तो मेन वाले का कोड काफ़ी आसान हो जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टॉपिक में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं।